हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कैवलियर इंडिया। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए 2026 में जो अभी पेपर हुआ था आप लोगों का अप्रैल में, उसी के इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन। आंसर हमने उसी दिन आप लोगों को बता दिया था जिस दिन पेपर हुआ था, तो वो जल्दी जल्दी में बता दिया था। आज उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्यों इसका बी आंसर होगा, क्यों इसका सी आंसर होगा। वन बाय वन हम लोग डिटेल में चलेंगे, ठीक है। तो ये जो बुकलेट है वो कौन सी है? ये 2026 के फर्स्ट के एग्जाम के ए सीरीज का है, ठीक है। तो हालांकि अब ए सीरीज बी सीरीज से कोई लेना देना नहीं है, अब तो आपको एक एक करके आंसर डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। पेपर हमने ओरिजिनल ही रखा है इसलिए कि आप लोगों को फील आनी चाहिए कि ये हमारा ही पेपर है। अगर हम इसकी पीपीटी बनवा लेते तो आप थोड़ा लगता ओ अपने मन से बना लिए हैं, अपने मन से इजी इजी कर लेंगे। इजी इजी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आई थिंक कि आप लोगों को खूब बढ़िया साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि या मैं और बड़ा करूं। आई थिंक कि इतना बड़ा काफी है, बड़ा बोर्ड है, बड़ा पूरा दिख रहा होगा। तो जो पहला पार्ट है इसमें पार्ट ए इंग्लिश का है जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें नंबर 1 से लेकर के 10 तक में बताना क्या है, नियरेस्ट इन मीनिंग। एक वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस में अंडरलाइन किया है अलीगरी। इसकी नियरेस्ट मीनिंग आप लोगों को बतानी है कि सेंटेंस में जिस सेंस में वो वर्ड यूज किया गया है, the word used in the sense, what the meaning of the word is in the sentence, उसी के सिमिलरली आपको मीनिंग बतानी है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने कहा द जातक टेल्स, जातक कथाएं पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्म से रिलेटेड कहानियां हैं, ये जीएस में पढ़ा होगा। द जातक टेल्स प्रेजेंट मॉरल नरेटिव्स इन फॉर्म ऑफ एलिगरीज, यही एलिगरी को अंडरलाइन किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ एलिगरीज। तो एलिगरी का क्या मतलब होता है? देखो, एक तो एलिगरी का मतलब होता है, एलिगरी जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि कोई कहानी होती है जिसमें ह्यूमन कैरेक्टर नहीं होता, अ स्टोरी इन विच ह्यूमन इज नॉट अ कैरेक्टर, आवर क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी। तो जो कहानी के कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, कोई एक पात्र ईमानदारी है, कोई एक पात्र ड्यूटी है, कोई एक पात्र नॉलेज है, कोई एक पात्र डाउट है, कोई एक पात्र सक्सेस है, कोई एक पात्र विजडम है, कोई एक कैरेक्टर ऐसा होगा जिसमें विलेन टाइप का मतलब डाउट होगा, ठीक है, और मूर्खता। ऐसे जो हमारी क्वालिटीज होती हैं, मतलब हमारी क्वालिटीज को कैरेक्टर बना दिया जाता है, समझ गए ना? हमारी क्वालिटीज को कैरेक्टर बना दिया जाता है, बस ये समझो, ठीक है। समझ गए ना बात को? तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? एफोरिज्म और एडिक्ट, ये दोनों चीजें जो होती हैं। एफोरिज्म क्या होता है? ये मैक्सिम्स हैं। मैक्सिम्स का मतलब जैसे सूक्तियां होती हैं। अ विटी सेंटेंस, देयर इज अ सेंटेंस व्हिच हैज अ स्ट्रॉन्ग विट, ये कह सकते हो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसेप्ट होता है। और एडिजेस जो होते हैं ये प्रोवर्ब्स हैं, ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। एंजैम्बमेंट क्या होता है? एंजैम्बमेंट कभी पोएम, आप लोगों ने अभी तो हाल ही में हाई स्कूल इंटर पास किया है, तो इंटरमीडिएट में अपने पोएम पढ़ी होगी, तो कोई कोई पोएम ऐसी होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, पोएम कोई कोई ऐसी होती है, ले लेता हूं आपको कुछ, बोर्ड कहाँ गया, बोर्ड चाहिए ना हमको, तो बोर्ड आपको देता हूँ। व्हाट बोर्ड पे सब बताता हूँ क्या चीज होती है। जैसे कोई पोएम है, पोएम एक लाइन ये हुई पोएम की, एक लाइन ये हुई पोएम की, एक लाइन ये हुई पोएम की, देखो तीन तीन कलर में चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोएम की लाइन है आधे पर से कट रही है, यहाँ यहाँ स्टेटमेंट पूरा हो गया और यहाँ से एक नया स्टेटमेंट शुरू हुआ और ये सेकेंड स्टेंजा है, ठीक है, सेकेंड स्टेंजा है। ये क्या हो गया? स्टेंजा वन, ये स्टेंजा वन है, स्टेंजा वन, स्टेंजा वन, और ये रहा स्टेंजा टू,
ये रहा स्टेंजा 2। इसमें होता क्या है अब आप समझिएगा। यहां पर फुल स्टॉप लगा, ये आधी लाइन है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इसकी जो यहां से मीनिंग है वो कनेक्ट होती है कैरी आउट इसके आधे तक, मतलब लास्ट वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा कंटिन्यू, यहां मीनिंग खत्म नहीं, कंटिन्यू टू द सेकेंड स्टेंजा, फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा। इसी को एंजैम्बमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजैम्बमेंट इसी को कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा है ना एक ऑप्शन आपका एंजैम्बमेंट, ये यही था। और पैराबल्स, पैराबल्स क्या होती हैं? पैराबल्स हैं स्टोरीज ऑफ मॉरल्स, स्टोरीज ऑफ मॉरल्स, वो कहानियां जिसमें हम मॉरल्स देते हैं, मतलब ऑनेस्टी के बारे में, ड्यूटी के बारे में, हाँ, और ब्रेवरी के बारे में, इन सब के बारे में कहानियां। तो स्टोरीज बेस्ड ऑन क्वालिटीज, ये एलिगरी और पैराबल दोनों एक ही चीज होती हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले में आपका आंसर कौन सा होगा? डी वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ही वॉज अपब्रेडेड। अपब्रेडेड का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड करना। नोट कर लीजिए कहीं पर, अपब्रेड का मतलब क्या होता है? स्कॉल्ड करना, डांटना। फॉर अपियरिंग इन कोर्ट इन द स्टेट ऑफ इनब्रिएशन। इनब्रिएशन का मतलब होता है पूरी तरह से ड्रंक। कोई पर्सन है कोर्ट में आया एकदम टल्ली पी के, ऐसे पूरी टल्ली, पूरी तरह से टल्ली था। तो जब पूरी तरह से एकदम से ड्रंक कंडीशन में कोई कोर्ट में आता है तो उसके लिए उसको डांट पड़ी। तो इसके लिए आपके लिए साइनोनिम, मतलब एकदम एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या हुआ? वो आदमी आता है किसमें? एकदम नशे में आता है कोर्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ? और एक होता है लुलुएशन। लुलुएशन आपको नया वर्ड लग रहा होता। लुलुएशन का क्या मतलब होता है बताएंगे? लुलुएशन कभी मूवी वगैरह में देखा होगा कि मुंह से कुछ ऐसे नहीं देखा होगा, मूवी ऐसे हिलाते ऐसे करके, बड़ी मतलब आवाज आती है, एक तरह की आवाज, बड़ी डरावनी सी आवाज होती है, उसी तरह को, उसी को कहते हैं उलुएशन। ठीक है ना, समझ गए? अब एक और वर्ड आता है कन्फेबुलेशन, सब्लिमेशन। तो कन्फेबुलेशन क्या चीज होगी भाई? कन्फेबुलेशन, कन्फेबुलेशन होता है जैसे आपके दिमाग में कुछ गैप है, मेमोरी गैप जो होता है उसको फिल करने के लिए कन्फेबुलेशन वर्ड यूज किया जाता है। और सब्लिमेशन केमिस्ट्री का वर्ड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई कोई चीजें ऐसी हैं जिनको ठोस हैं, उनको गर्म करोगे तो लिक्विड बने बिना सीधे सीधे गैस में बन जाती हैं, उसी को कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। फिलहाल आंसर क्या हो गया आपका? इंटॉक्सिकेशन होगा। इनेब्रिएशन का मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन, नशे में एकदम धुत है कोई आदमी। अगला है ऑब्स्टिपेरस। द ऑब्स्टिपेरस बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लासरूम ड्रू द अटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल। ऑब्स्टिपेरस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? नॉइजी। बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, हंगामा कर रहे थे। तो इससे प्रिंसिपल का जो अट्रैक्शन है, प्रिंसिपल का ध्यान आकर्षित हुआ। कंप्लायंट वर्ड किससे बना हुआ? कंप्लाई से। कंप्लाई का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, ओबे करना। तो कंप्लाई करना, ये होगा नहीं। अब ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है पूरी तरह से अनप्लीजेंट। कोई भी चीज खाने में अनप्लीजेंट हो, सूंघने में अनप्लीजेंट हो, किसी भी तरह से अनप्लीजेंट होगी, ये भी नहीं आएगा। अब आएगा इनकॉन्स्पिकस। इनकॉन्स्पिकस मतलब समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, कोई चीज नोटिसेबल नहीं है, नॉट क्लियर है, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ये भी नहीं होगा। डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली का मतलब क्या हुआ कि वो वेल अरेंज्ड और वेल डिसिप्लिन्ड नहीं है। तो डिसिप्लिन्ड नहीं है, यही आएगा डिसऑर्डरली, मतलब क्या होगा? इनडिसिप्लिन्ड बच्चे। अब फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। फोर्थ, These were based primarily in हिमाचल प्रदेश where the tracks, tracks मतलब होता है जो पहाड़ों पे चढ़ने का रास्ता होता है, were grueling and the terrain। grueling का मतलब क्या होता है? grueling का मतलब डिफिकल्ट होगा, हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा, नॉट इजी, हार्ड, डिफिकल्ट,
नॉट इजी। तो राइगोरस, यस राइगोरस होगा, बहुत डिफिकल्ट, बहुत जिस काम को करने में बहुत मेहनत लगती है वो होगा। तो ये पहला वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इनिग्रियस एक वर्ड दिया हुआ है, क्या मीनिंग होगी बच्चे? इनिग्रियस की क्या मीनिंग होगी? इनिग्रियस का भी मतलब होता है कोई चीज जो बहुत अनएक्सेप्टेबल है, बहुत बैड है, बहुत बुरी है, इनिग्रियस हो जाएगा। तो समथिंग वेरी बैड ऐसे कह सकते हो। और एक है अंक्चुअस और एक है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, जो चीज हमारे लिए शुभ नहीं होती है। हालांकि आंसर आपको मिल चुका है। और अंक्चुअस का क्या मतलब होगा बताओ? कोई आदमी जो बहुत ही पोलाइट हो, एक से ऐसे कह सकते हो इसको, डोसाइल है कोई आदमी, बहुत निहायत सीधा साधा एकदम, मतलब डांट के खड़े हो जाओ वहां पे तो खड़ा रहेगा ऐसे करके एकदम, उसको कहते हैं अंक्चुअस, बहुत डोसाइल आदमी होता है। फिलहाल जो हार्ड, कोई काम करने में जो बहुत हार्ड हो, बहुत डिफिकल्ट हो, उसके लिए वर्ड आएगा राइगोरस। तो पहला वाला ऑप्शन हो गया। अगला आता है, आई थिंक दे वुड विश फॉर सम मोर एडोरमेंट अराउंड द स्कूल कैंपस फॉर द स्पेशल फंक्शन। स्कूल में कोई फंक्शन है, फंक्शन को मतलब अब स्कूल के कैंपस को खूब सजाया जा रहा है, फूल पत्तियां और वो सब चित्र वित्र डिजाइन सब सजाया रहा है। तो यहाँ एडोर वर्ड है, एडोर। एडोर का मतलब क्या होता है? डेकोरेट। एडोर का मतलब डेकोरेट, सजाना होता है। तो अभी एडोरमेंट का मतलब यहाँ क्या होगा? सजाना। अब सब समेसन होगा नहीं, डेकोरेशन, ये मिल गया आपको वर्ड। कलरेशन नहीं होगा। इनकलकेशन होता है किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई चीज भर देना, तो इंस्टिल सम आइडिया इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, ये होता है इनकलकेशन। आगे चल के कहीं इनकलकेट भी एक वर्ड मिलेगा आपको। तो एडोरेशन, एडोर्न का मतलब क्या होता है? डेकोरेट करना किसी चीज को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। द ट्रेवल कंपनी ट्राई टू आइडेंटिफाई destinations that were off the beaten track, off the beaten track। beaten track का मतलब क्या होता है? beaten track का मतलब होता है वो रास्ता जिस पर लोग गए हैं, मतलब ऐसा पाथ, ऐसा वे जिस पर लोग आते जाते रहते हैं, वो beaten track होता है। off the beaten track, ये off लगा। off का मतलब क्या होगा? एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ जिस पर लोग गए ही नहीं है, या गए हैं तो ना के बराबर लोग गए हैं। ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब क्या होगा? अनटेनेक्टेड। अब ये तो होगा नहीं, अनटेनेंटेड नहीं होगा। टेनेंट का मतलब जिसपे कोई किराएदार ना रहा हो, कभी जिसको किसी ने किराए पर ना लिया हो, ये तो होगा नहीं। अनफ्रीक्वेंटेड, जो फ्रिक्वेंटली ना हुआ हो, ये भी नहीं है। अनअटेंडेड, अटेंड का मतलब जिसको आज तक किसी ने अटेंड नहीं। ऑफ द बीटन ट्रैक मतलब बीटन ट्रैक होता है जिस रास्ते पर लोग आते जाते हैं, जो काम सब लोग करते हैं। ऑफ द बीटन ट्रैक मतलब सबसे हटकर, एकदम अलग, स्ट्रेंज, डिफरेंट करना है। तो अनअटेंडेड करना है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, चैंट है, वुमेन गैदर इन द कम्युनिटी पार्क। महिलाएं कम्युनिटी पार्क में इकट्ठा होती हैं ऑन रेगुलर बेसिस और चैंट प्रेयर्स, और क्या करती हैं? चैंट प्रेयर्स मतलब क्या होगा? मंत्रों का उच्चार करते हैं, मतलब भजन गाती हैं। और ठीक फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, तो भजन गाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पोएम वगैरह, जो श्लोक वगैरह पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उसके लिए दो ही वर्ड यूज किया जाता है, या तो चैंट या तो रिसाइट। यही इसके लिए एकदम सबसे सुटेबल वर्ड है। कंफाउंड मतलब कंफ्यूज होना। इनकलकेट क्या होता है बताओगे? इनकलकेट थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। इनकलकेट का मतलब होता है जब आपके इनकलकेट मतलब समरी कर देना एक तरह से, या किसी के दिमाग में कोई चीज भर देना, ठीक है ना, ये चीज। HR मैनेजर वाज एबल टू यूटिलाइज द स्पेसिफिक स्किल्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ द टीम असेंबल्ड फॉर द प्रोजेक्ट। यूटिलाइज का मतलब होता है चीजों का उपयोग कर लेना। द HR मैनेजर, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं, वो क्या कर रहे थे? वो इस बारे में, इस काम के लिए बहुत ही एबल थे, बहुत ही सक्षम थे कि वो जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो स्किल है
किसी के अंदर टाइप करने की स्किल है, किसी के अंदर मैनेज करने की स्किल है, किसी के अंदर कुछ अरेंज करने की स्किल है। तो जो भी उनके एम्प्लॉयज थे, जो उनके मेंबर्स थे, उनकी स्किल को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना उनको आता था। तो यूटिलाइज करने के लिए क्या होगा, हार्नेस होगा, हार्बर होगा, हेरेंगू होगा कि हेराल्ड होगा। हेराल्ड का मतलब होता है टू स्टार्ट, कोई नई चीज पहली बार स्टार्ट करते हैं। हेराल्ड का मतलब होता है एक नया आंदोलन शुरू करना, आप एक नई चीज की स्टार्ट कर रहे हैं, पायनियरिंग होता है। हेरांगू का मतलब लॉन्ग एंड बोरिंग स्पीच होता है, लॉन्ग एंड बोरिंग स्पीच। कोई स्पीच दे रहा हो, 2 घंटे धूप में खड़ा कर दिया, जैसे अब स्कूल में, कॉलेजेस में असेंबली में नहीं होता था, प्रेयर किए असेंबली में, उसके बाद प्रिंसिपल साहब आ गए, अब सब लोग ऐसे खड़े होके उनका स्पीच सुन रहे हो, तो चालाक बच्चे उसी में बेहोश होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हेरेंगू हुआ। हार्बर करना मतलब होता है कलेक्ट करना। हार्नेस करना का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप यूज कर ले रहे हो, हार्नेस करना, या किसी चीज को आप यूटिलाइज कर ले रहे हो। तो क्या आंसर होगा इसमें, हार्नेस करना हो जाएगा। आगे में आते हैं कि द ऑप्रेसिव पोल्यूशन वाज नोटिस्ड, बड़ा ही भयानक पोल्यूशन हुआ था, नोटिस किया गया कि हैव अबेटेड आफ्टर अनसीजनल रेनफॉल। बड़ा पोल्यूशन था और बारिश हुई, हालांकि सीजन में नहीं, अनसीजनल बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद पोल्यूशन कम हो जाता है। तो 2 अबेट होते हैं, ठीक है ना, 2 अबेट होते हैं। एक बार फिर से हमको बोर्ड की जरूरत है, तो मैं आपको बोर्ड लेकर बताता हूं। अबेट 2 हैं, एक होता है ABET और एक होता है ABATE, 2। इस अबेट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना या प्रोवोक करना, आग में घी डालने का काम करना, ये होता है। अबेट करना ऐसे हो जाता है जैसे मम्मी को बहुत तेज गुस्सा लगा, तो पापा ने मम्मी को कुछ खराब बोल दिया है, मम्मी एकदम गुस्से में भरी हुई है, इसी में तुम ही कर दो, तो उसके बाद मतलब तुमने मम्मी के गुस्से को क्या कर दिया, अबेट कर दिया, मतलब आग में घी डालने का काम कर दिया, तो ये बढ़ाना होता है। और ABATE ये वाला होता है, अबेट मतलब होता है काम डाउन, ठीक है ना, किसी चीज को, किसी के गुस्से उस्से को कम कर देना, काम डाउन कर देना, कूल डाउन कर देना, डिक्रीज कर देना, डिमिनिश कर देना, ठीक है। खासतौर से गुस्से उस्से के लिए यूज किया जाता है, घटाने के लिए, कम करने के लिए। तो अबेट क्या होता है, आग में पानी डालना, और अबेट क्या होता है, आग में घी डालने का काम करना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ये वाला पढ़ रहे हैं ना, काम डाउन करने वाला, ठीक। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन फिर से, क्या है, अबेट, ABATED। इस अबेट का मतलब क्या होता है, कूल डाउन, किसी चीज को कम कर देना, गुस्से को कम कर देना, ठीक है ना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट, ये भी कम करना होता है, मिटिगेट मतलब कम करना। एनहेंस का मतलब बढ़ा देना, डिसकंटिन्यू तोड़ तोड़ के, सप्रेस्ड मतलब किसी फीलिंग या इमोशन को दबा देना। तो मिटिगेट होना, मिटिगेट का मतलब होता है ना कम कर देना, गुस्से उससे या किसी चीज की इंटेंसिटी को। अब आते हैं, ऑफन द कंटेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट इज डिफिकल्ट टू डिसर्न। तो एम्बिगुअस स्टेटमेंट, एम्बिगुअस स्टेटमेंट का मतलब होता है मल्टी मीनिंग, डबल मीनिंग, या कोई ऐसा स्टेटमेंट मीनिंग ऑफ विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसकी मीनिंग को समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अनक्लियर होता है, ठीक है ना। एम्बिगुअस का मतलब क्या होगा, मीनिंग ऑफ विच इज अनक्लियर, ठीक। अब एब्सोल्यूटिस्टिक, एब्सोल्यूटिस्टिक का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिसकी एक ही मीनिंग होती है, एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं होता, तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब क्या होता है, डिकोडेड नहीं, एनकोडेड। क्रिप्टिक का मतलब एनकोडेड, अगर आप किसी चीज को एनकोड कर देते हैं, कोई बात कहेंगे इसको कोड में लिखते हैं, कोडेड कर देते हैं, तो कोडेड कर देंगे तो ये नॉट क्लियर होगा ना। अगर आप किसी बात को कोड में लिख रहे हैं तो नॉट क्लियर होगा, दैट मीन्स यही हो गया आपका, ठीक है, यही आंसर हुआ, यही एम्बिगुअस का साइनोनिम हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन साइनोनिम्स के थे बच्चे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 के बीच में। 11 से 20 में आपसे पूछा जा रहा है अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग का मतलब जो आपको वर्ड दिया गया है उस वर्ड का
एंटोनिम बताना है आपको। चलिए शुरू करते हैं, एंटोनिम ढूंढते हैं। She had a ruddy, often open face and an oddly guileless manner. Ruddy, open face, उसमें oddly guileless है, guileless मतलब निश्चल चेहरा है, चेहरे पर कोई छल प्रपंच नहीं है। रेडी का मतलब क्या होता है? पिंकिश रेड टाइप का चेहरा होता है, ठीक है, पिंकिश रेड टाइप का, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, अपोजिट पिंकिश रेड, इसका अपोजिट क्या होगा 11 नंबर में? पिंकिश रेड का अपोजिट देखो, कैकोफोनस, तो फोन क्या होता है? साउंड, और कैको मैंने बैड, तो ये बैड हो गया और फोन हो गया साउंड, मतलब कोई जिसकी आवाज बहुत गंदी है, जिसकी आवाज बहुत बुरी होती है। कैडवरस, तो क्या है कैडवर? आप ये बताओगे। कैडवर होता है डेड बॉडी। कैडवर क्या होता है? डेड बॉडी। कैडवरस का मतलब क्या होता है? कैडवरस मतलब डेड बॉडी लाइक, मतलब क्या होगा? आप इसको कह सकते हो डेथ पेल। डेथ पेल, ये पेल क्या होगा? पीलापन। मरने के बाद जो चेहरे पर पीलापन आ जाता है उसको कहते हैं डेथ पेल। और यहाँ क्या है? रेडी। रेडी का मतलब एकदम मैंने कहा था ना, पिंकिश रेड। कैसा? पिंकिश रेड। किसी किसी का चेहरा एकदम क्या होता है? पिंकिश रेड, लाल गुलाब जैसा, हल्का पिंक रेड गुलाब जैसा चमकता है, तो एकदम कलरफुल चेहरा होता है ना, दमकता हुआ पिंकिश रेड। और ये क्या हुआ? डेथ पेल। तो चेहरे का कलर, ये भी कैडवरस क्या होगा? चेहरे का कलर है, ये भी चेहरे का कलर है। ये एकदम जिंदा दिल, खुश और ब्यूटीफुल फेस है पिंक कलर का, और ये एकदम मरने के बाद जो पीला पड़ा है, तो अपोजिट यही होगा। नॉसियस का मतलब क्या होता है? फीलिंग टू वोमिट, जब आपको ऐसा लगे कि मुझे उल्टी आ रही है तो वो होगा, कोई लेना देना नहीं है। बम्पचुअस का मतलब बहुत उजड़ टाइप का होता है, मतलब उपद्रव टाइप का होता है, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया कैडवरस। आगे आ जाओ, राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब क्या होता है? हर चीज जब एकदम से करेक्ट होती है, क्या हो? एकदम करेक्ट हो, राइट हो, उचित हो, सुटेबल हो। और यहां क्या हुआ? इन इक्विटी। इन इक्विटी। अब राइट होने का मतलब क्या होगा? देखो बताओ, राइट होने का मतलब इक्विटस होगा ना, EQUITO। इक्विटस होगा मतलब क्या होगा? राइट होगा, सुटेबल होगा, सब कुछ ठीक होगा। राइटियसनेस का अपोजिट क्या होगा? इन इक्विटी, ठीक, जो राइट ना हो, ठीक। इंजीन्यूटी का लेना देना नहीं। एब्जॉर्बिटी, एब्जॉर्ब करने से रिलेटेड है। इनक्रेडुलिटी, जिसमें भरोसा और विश्वास से रिलेटेड है, ये होगा ही नहीं। तो यही तो एक सब बच रहा है। लिस्टलेस, ही फाउंड द म्यूजिकल रेंडिशन, ठीक है ना, ही फाउंड द म्यूजिकल रेंडिशन बाय द सेप्टुजेनेरियन। सेप्टुजेनेरियन का मतलब क्या होता है? सेप्टुजेनेरियन होता है जब कोई आदमी 71 से लेकर के 80 ईयर्स के बीच का होता है। मास्ट्रो का मतलब म्यूजिशियन, कोई एक म्यूजिशियन है जो 70-80 साल का है, 70 से ऊपर और 80 से नीचे है, वो आदमी क्या है? वो आदमी है एकदम से लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब आप ऐसे ही समझ लो, एकदम टायर्ड। 70-75 साल का आदमी होगा तो ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? लिस्टलेस, थका हुआ, टायर्ड, अनएनर्जेटिक, ऐसे फील हो रहा है। इसका एंटोनिम लो, वियरी मतलब टायर्ड होता है, साइनोनिम हो गया वियरी, टायर्ड होता है। अनआइडेंटिफाइंग, अनएडिफाइंग, अनएडिफाइंग ये भी हो जाएगा। और अनएंगेजिंग और साइंटिलेटिंग, ये भी निगेटिव है। अनएंगेजिंग ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, सब निगेटिव है। साइंटिलेटिंग का मतलब एकदम एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग। साइंटिलेटिंग का मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग और बहुत शानदार, ये पॉजिटिव जा रहा है। ये क्या है? लिस्टलेस, निगेटिव जा रहा है। तो 3 निगेटिव हो गए। तो निगेटिव का साइनोनिम निगेटिव तो होगा नहीं, जो पॉजिटिव हो रहा है वही निगेटिव का साइनोनिम हो सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ। द ऑफिशियल एक्यूज द एस्पियोनेज। ऑफिशियल मतलब वो अधिकारी जिस पर आरोप लगा था एस्पियोनेज का, कि वो जासूसी कर रहे हैं। एस्पियोनेज मतलब जासूसी करने का आरोप। कोई ऑफिसर जिस पर जासूसी करने का आरोप था, उनको पाया गया
डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस का मतलब क्या होगा, एक तरह से सीधे समझो, डिसइंजीनियस का मतलब इनको पाया गया डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट या आप कह सकते हो करप्ट, इनको गलत पाया गया। इसका अपोजिट क्या होगा, स्क्रपलस। स्क्रपलस का मतलब क्या हो गया, केयरफुल, ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। डुप्लीसिसस मतलब धोखा, डुप्लीसिसस डुप्लीकेट से बना हुआ है, निगेटिव वर्ड हो गया, बेईमानी करने के लिए लगाएगा। और मेंडेसेसियस ये भी नेगेटिव वर्ड होता है। परफिडी, परफिडी मतलब धोखा देना, परफिडियस का मतलब धोखेबाज होगा, ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया। तो ये खुद नेगेटिव है, ठीक है ना। डिसइंजीनियस ये नेगेटिव है, डिसऑनेस्ट करप्ट के लिए लगता है, ये भी नेगेटिव, ये भी। अब ये तो धोखे बेईमानी के लिए लगता है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। एक ही वर्ड है पॉजिटिव सेंस का, तो ए वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका प्लस मतलब बहुत केयरफुल, सतर्क, ईमानदार के लिए लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द यंग आर इजिली एक्साइटेबल। जो यंग लोग होते हैं, जैसे आप लोगों की उम्र के जेनजी वाले जितने भी होते हैं, ठीक है, जो 2020-2000 के बाद पैदा हुए हैं, यंग आर इजिली एक्साइटेबल, बड़ी जल्दी एक्साइट होते हैं, व्हेन प्रेजेंटेड विद स्ट्रांग इमोशनल ट्रिगर्स। अगर उनके सामने थोड़ा ज्यादा इमोशनल आ जाते हैं, इमोशनल चीजें, बड़ी जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, मरने मारने के लिए तैयार है, गोली मार देंगे इसको, ठीक है, ये वाली फीलिंग आती है। एक्साइटेबल तो ये क्या होता है, कंपोज। कंपोज का मतलब क्या होगा, एकदम काम और पीसफुल बिहेवियर, काम और कूल बिहेवियर। तो एक्साइटेड का ठीक अपोजिट यही हो जाएगा, कंपोज। एजिटेटेड गुस्साया हुआ, अग्रीव्ड बहुत दुखी, अलार्म्ड बहुत एक्टिव हो गए, तो ये सब के सब क्या हो गए, निगेटिव हो गए। कंपोज्ड होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब यहां आते हैं, कुछ वर्ड्स हैं 16 पे। परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई इतना परेशान कर दे, व्हेन समबडी मेक्स यू इरिटेटेड एंड यू आर सच एंग्री दैट यू आर अनेबल टू थिंक व्हाट टू डू, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, बहुत घबराया हुआ, बहुत परेशान, एजिटेटेड, ये परप्लेक्स्ड हो जाता है। अब परप्लेक्स्ड के लिए क्या करेंगे, जब बहुत परेशान हो जाएगा आदमी, और प्रोफेसर वाज परप्लेक्स्ड बाय द आंसर्स वी रोट इन द एग्जामिनेशन। परप्लेक्स हो जाने का मतलब, जैसे ना किसी को इरिटेट कर दिया, आदमी एकदम पगला गया, अपने बाल नोचने का मन करता है उसका, ये सिचुएशन में आ जाता है, परप्लेक्स हो जाएगा। अपोजिट बताओ, मिसलेड क्या होगा, निगेटिव वर्ड। अब ये क्या है, परप्लेक्स निगेटिव वर्ड है। एनलाइटेंड क्या होता है, बहुत ज्ञानी बुद्धिमान होता है, पॉजिटिव वर्ड हो गया। जिसकी बुद्धि, जिसका भेजा उसकी खोपड़ी में है अभी, वो कंट्रोल्ड है, ज्ञानी होगा। कंफ्यूज का मतलब क्या हो गया, कंफ्यूज निगेटिव वर्ड है। और बिफडल्ड ये भी निगेटिव वर्ड है, सीधे समझो, बिफडल्ड कंफ्यूज है, कंफ्यूज कंफ्यूज है, मिसलेड ये भी कंफ्यूज है। 3 निगेटिव हो गए, 1 पॉजिटिव है। क्वेश्चन निगेटिव है, जो ऑप्शन है उसमें से 3 निगेटिव है, तो किसी निगेटिव का अपोजिट नेगेटिव नहीं होगा, किसी नेगेटिव का एंटोनिम पॉजिटिव होता है, अपने आप ये बी वाला आंसर हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। इफेक्टिव गवर्नेंस सीक्स टू ऑप्टिमाइज। इफेक्टिव जो गवर्नेंस होती है वो कोशिश करती है ऑप्टिमाइज करने की पब्लिक रिसोर्स को। पब्लिक रिसोर्स एलोकेशन, एलोकेशन मतलब होता है आवंटन करना, पब्लिक जो रिसोर्स है पब्लिक में सबको बराबर 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 मिल जाए। और ऑप्टिमाइज करना मतलब क्या होता है, एक तरह से मैक्सिमाइज कर देना। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमाइज कर देना। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको चाय पर दे सकता हूँ, ठीक है, तो हम लोग चाय के बड़े शौकीन हैं। तो ऑप्टिमम, ऑप्टिमम हॉट का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमम स्वीट, जैसे चाय है, और एक होता है ऑप्टिमम स्वीट। ऑप्टिमम स्वीट मतलब जितनी मीठी चाय होनी चाहिए उतनी है, एकदम सुटेबल मात्रा में, तो ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज को क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्ड हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। अपग्रेड क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। रेशनलाइज पॉजिटिव वर्ड हो गया। मैक्सिमाइज पॉजिटिव वर्ड हो गया। डिग्रेड निगेटिव वर्ड हो गया, गिराने के लिए हो गया। चलो ले लिया, मिल गया। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, अगर ऐसा कर सकते हो तब भी आपका बहुत बढ़िया से आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ 18 पर। आर स्टूडेंट्स स्ट्राइकिंग ऑडेशियसनेस। ऑडेशियसनेस का मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल्डनेस होती है, फियरलेसनेस कह सकते हो। अब बी लिख दिया हूं तो इसे बना दे रहा हूं। बोल्डनेस निडरता होती है। डिस्टर्ब्ड लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल हायरार्कीज ऑन कैंपस, ठीक, तो अब बोल्डनेस है। बोल्डनेस तो देखो यहाँ पे सिमिलर वर्ड हो गया, बोल्डनेस सिमिलर है। फियरलेसनेस क्या हो गया, सिमिलर हो गया। टिमिडनेस क्या हो गया, एंटोनिम, कायरता, डरपोक है। इंसाइटफुलनेस पॉजिटिव वर्ड है ये भी, तो मतलब दूरदर्शिता होती है, आदमी बहुत दूर की सोच लेता है, तो इसमें क्या होगा, डरपोक
टिमिडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है साइमल्टेनियस। देयर आर 4 कंकरेंट हैंडलूम्स फेयर अराउंड द सिटी। कंकरेंट का मतलब होता है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब एक ही टाइम पर सारी चीजें हो रही हैं, साइमल्टेनियस। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये क्या हो गया, एक ही समय पर ये एक के बाद एक हो गया, तो आंसर ले लो यही का, ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब छितराया हुआ, बटा हुआ। अबरेटिव का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक गया होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये वाला हो गया। अब आते हैं हम 20 में, ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होता है, एकदम से यही क्लैरिटी, साइनोनिम। ल्यूसिडिटी की जो मीनिंग है क्लैरिटी होती है कि कोई चीज एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, देयर इज नो डाउट। ल्यूसिडिटी हो गई। फेलिसिटी सुविधा हो जाएगी, फैसिलिटी भी वही चीज हो गई। एम्बिग्विटी, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि एम्बिग्विटी का मतलब होता है मीनिंग ऑफ विच इज नॉट क्लियर, अ वर्ड और एन स्टेटमेंट व्हिच हैज मेनी मीनिंग्स। इफ इट हैज मेनी मीनिंग्स हाउ कैन यू डिसाइड व्हिच मीनिंग इज करेक्ट, तो वो एम्बिग्विटी में चला जाता है। तो क्लैरिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम्बिग्विटी हो जाएगा। तो हमने कर लिया कितने, 20 क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में। इडियम और फ्रेज दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बतानी है कि कौन सा सही है। नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रैक्टिकल चीजें, बेसिक प्रैक्टिकल नीड्स जो होती हैं। तो कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप, नहीं फर्स्ट स्टेप नहीं है ये, गेट डाउन द प्रैक्टिकल डिटेल, ये हो गया बेसिक या प्रैक्टिकल डिटेल, ये होगा। आप मेन आंसर इसका यही है नट एंड बोल्ट का। देखो कोई भी चीज हो, जैसे कार वाला, तुम्हें सबसे बेसिक सबसे प्राइमरी जरूरत क्या होता है, नट बोल्ट होती है, ठीक। हैट इन हैंड, हैट इन हैंड का मतलब हुआ कि जैसे आप कहीं गए, किसी के सामने गए, सपोज करो आप कोई अधिकारी हैं और किसी के सामने जाते हैं, हैट उतार के हाथ में ले लेते हैं, मतलब यू पे रिस्पेक्ट, यू पे रिस्पेक्ट। तो विद ह्यूमिलिटी, ये होता है सम्मान के साथ किसी को रिस्पेक्ट देते हुए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्श माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्श माउथ का मतलब हुआ कि आपको जो न्यूज मिली है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव इज वेरी ऑथेंटिक एंड रिसीव्ड फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन, वेरी ऑथेंटिक सोर्स। आपको जो जानकारी मिली है किसी बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से, बहुत जेन्युइन सोर्स से मिली है, बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से मिली है। तो इसका क्या होगा, रेडी एंड ईगर टू एंगेज, नो ईगर टू एंगेज नहीं होगा। सिग्निफिकेंटली डिस्टर्बिंग नहीं होगा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल एंड अथॉरिटेटिव सोर्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल एंड अथॉरिटेटिव सोर्स। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है, जैसे सपोज करो कि आप बर्गर खा रहे हो, इतना बड़ा मुंह फैला है ऐसे, और आधा बर्गर काट लिए मुंह में, उसके बाद आप ऐसे करें, मुंह चल नहीं रहा है, मतलब जितना आप खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते, उससे ज्यादा काट लिया, मतलब हुआ कि आपने ऐसे काम का जिम्मा ले लिया है जो आपके बस के बाहर है। तो सडनली रैप, ये रैप तो होगा नहीं इसमें। ट्राई टू डू मोर देन यू कैन मैनेज, यही होगा, जितना आप मैनेज कर सकते हो उससे ज्यादा आप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। 25, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब कोई भी काम जो बहुत ही इजी है, वेरी इजी, बहुत आसान। समथिंग डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल, नो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल नहीं है। समथिंग वेरी डिफिकल्ट नहीं है। समथिंग दैट अपीयर्स वेरी इनवाइटिंग, इनवाइटिंग भी नहीं है। वेरी इजी, ये होगा। तो समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश, जिस काम को करना बहुत आसान है, ठीक है। अब इधर आते हैं, तो जो क्वेश्चन है 26 से लेकर के 30, इनमें आपको बताना है कि इनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जो अंडरलाइन किए गए हैं उनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा कि ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बूटी। ही, बूटी क्या होता है, बूटी क्या होता है, लूटेड, जो लूटा हुआ माल होता है। जैसे कहीं पर आपने बैंक में डाका डाला, जो लूटा है, तो वो लूट का माल होता है बूटी। तो उसने क्लेम किया कि आधा हिस्सा, आधा तो मुझे मिलना चाहिए ना जो लूटे हो। तो शेयर क्या होगा यहाँ पे, शेयर है नाउन, शेयर नाउन है, तो हाफ क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, जाहिर सी बात है एडजेक्टिव होगा, तो ये इसमें क्या लगेगा, एडजेक्टिव होगा। हिज हाफ शेयर। स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है, ये इज क्या है बेटा, इज है वर्ब, तो स्विमिंग क्या होगा, स्विमिंग होगा सब्जेक्ट, स्विमिंग क्या होगा, सब्जेक्ट होगा।
स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, स्विमिंग इज का सब्जेक्ट है। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अब ये स्विमिंग क्या है, स्विमिंग है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी वर्ब का सब्जेक्ट का काम करता है तब हम उसको जेरंड कहते हैं। Whenever ing form of verb is used as a subject of a verb, as an object of a verb, as an object of a preposition, as an object of a possessive adjective, तब इसको हम लोग gerund कहते हैं। तो ये gerund है यहाँ पर। I have told you now and again, I have told you now and again, now and again का मतलब क्या होगा, मैंने आपको ये चीज कई बार बताई है, मैंने इसको बार बार बताई है। That you must not read such trash, आपको इस तरह की बकवास और कूड़ा कबाड़ा चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। तो बार बार क्या हो गया बोलो, बार बार हम, ये टाइम तो है नहीं, बार बार क्या कर रहे हो, नाउ एंड अगेन, ये एडवर्ब है कि नहीं है, बार बार कोई काम हमने बार बार किया है, कितनी बार किया है, तो ये अब किसके लिए लगा है, टोल्ड के लिए लगा है ना, किसी नाउन के लिए तो लगा नहीं। कितनी बार बताया, बार बार बताया। तो ये जो नाउ एंड अगेन है, दैट इज टेलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन है, तो क्या होगा ये बेटा, ये हो जाएगा एडवर्ब आपका, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन नहीं है, टाइम बता रहा है ना, किसी काम का टाइम बता रहा है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन एडवर्ब हो जाएगा। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ परसिवरेंस, बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है, ड्यू टू, की वजह से। ही सक्सीडेड ड्यू टू परसिवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क, परसिवियरेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअस वर्क, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और हार्ड वर्क काम कर रहे हैं, इसकी वजह से जीते हैं, तो इस वजह से सक्सेस हुआ है। ये ड्यू टू क्या हो गया, इसको कहते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। रीजन बता रहा है, कंजंक्शन नहीं है। जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए रीजन लगाते हैं, जिसे बिकॉज लगाते हैं, रीजन जब बिकॉज से रीजन बताते हैं, बिकॉज दो सेंटेंस को जोड़ता है तब वो कंजंक्शन होता है। या तो एक ही सेंटेंस है ना, परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क ये नाउन है, नाउन अगर रीजन की तरह से यूज करोगे एज अ रीजन ऑफ सक्सेस, तब वो प्रीपोजिशन होता है। अब अकेले प्रीपोजिशन नहीं है, इसमें देखो वर्ड है, बाय है, डिडंट है, ऑफ है, तो इसको हम फ्रेज कहते हैं। क्योंकि तीन वर्ड हैं, तीन वर्ड लगे हुए हैं, तो वो प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। क्या होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। कंजंक्टिवल फ्रेज क्या होता है, जिसमें दो तीन वर्ड से कंजंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिवल फ्रेज जो दो तीन वर्ड के एडजेक्टिव बनते हैं। एडवर्बियल फ्रेज जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे लगा होता है। तो वो जैसे ऊपर लिखा था नाउ एंड अगेन, ये क्या था, एडजेक्टिवल फ्रेज था। तो ये एडजेक्टिवल एडवर्बियल फ्रेज नहीं है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसमें प्रीपोजिशन है। जैसे इसमें लिखा होता है इन स्पाइट ऑफ लिखा होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लिखा होता है, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं ना। ओइंग टू लिखा होता है, ये सब प्रीपोजिशन। तो दो वर्ड से मिलके बनेंगे, फ्रेज हो जाएगा, और काम प्रीपोजिशन का कर रहा है। अब 30 में आया है, देखो दोज, दोज, दोज बुक्स, आई नीड यू टू रिटर्न दोज बुक्स। दो, ये बुक्स क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कैसा एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम लोग डिटर्मिनर भी कहते हैं। तो डिटर्मिनर यहाँ लिखा है, मॉडल, मॉडल है नहीं, डिटर्मिनर है, नाउन है नहीं, एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव है। तो अगर डिटर्मिनर ना लिखा होता तो हम एडजेक्टिव लगा देते, क्योंकि डिटर्मिनर वो पक्का है। और एडजेक्टिव में कई प्रकार होते हैं, क्वालिटी वगैरह भी आती है, तो केवल एडजेक्टिव लगाने में तो बहुत बड़ा ही चीज हो गई ना। तो डिटर्मिनर हो गया, माइन्यूट आंसर हो गया, इसके लिए एग्जैक्ट सटीक क्या होगा, डिटर्मिनर लगाओगे। हालांकि एडजेक्टिव भी सही होगा, पर ज्यादा क्लोज होता है तो वही आंसर लगाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 से 35 में आ जाए। इसमें एक सेंटेंस दिया है कि आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स। क्यों, आगे चार ऑप्शन दिए हुए हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ऊपर हाफ सेंटेंस है, ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, हाफ सेंटेंस दिया हुआ है, नीचे चार ऑप्शन दे हैं। और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ऊपर के सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है मीनिंगफुली। तो चलिए करते हैं इसको। चलिए, आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स। अब यहां आपको बताना पड़ेगा हम इन गुड्स को इनके लिए पैसा नहीं देंगे। एक तो रीजन हो सकता है या तो टाइम हो सकता है, दो चीजें हो सकती है, कब तक नहीं देंगे। अब सब में टाइम दिया हुआ है। पहला दिया है टिल ही सेंड्स मी बिल अगेन, जब तक वो मुझे अगला बिल भेजता है,
टिल का मतलब जब तक भेजता है तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा। अब ये कौन सी शर्त होगी, जब तक नया बिल भेजेगा तब तक पैसा नहीं दूंगी, जब तक नया बिल नहीं भेजेगा तब तक पैसा नहीं दूंगी। इसमें क्या लिखा, अनटिल ही सेंड्स मी बिल अगेन, ये ठीक है। अनटिल का मतलब क्या है, निगेटिव कंडीशन दे रहा है, जब तक वो नया बिल नहीं भेजता तब तक पैसा नहीं दूंगी, तो ये तो नहीं हुआ। इफ अगर वो नया बिल भेजता है तो पैसा दूंगी, ये कौन सी बात हुई। अनलेस मतलब अगर वो नया बिल नहीं भेजता है तो पैसा नहीं दूंगी, ये हो गया जब तक वो नया बिल नहीं भेजेगा तब तक मैं उसको पैसा नहीं दूंगा, तो ये हो गया बी वाला। आई डिड नॉट बाई इट, अब इसमें क्या होगा, मैंने इसको नहीं खरीदा। नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा, रीजन बताना होगा ना। मैंने इसको नहीं खरीदा, क्यों, रीजन बताओगे। रीजन लिखा बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ इट, मुझे इसका फेस, इसका लुक ही पसंद नहीं है, मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है। एज फार एज मतलब तब तक जब तक नहीं लगेगा। एनीवे मतलब किसी भी तरह नहीं लगेगा। इफ आई डिड नॉट लाइक द बुक, अगर मुझे बुक नहीं पसंद है तो नहीं खरीदा, तो ये तो डिड नॉट बोल दिया ना। अब ये रीजन तो है नहीं, रीजन चाहिए था, यहाँ लिखा होता बिकॉज आई डिड नॉट लाइक, तब तो सही हो जाता। इफ अगर मुझे नहीं अच्छा लगा तो नहीं खरीदा, एक मतलब अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो नहीं खरीदूंगा, ऐसा होता, ठीक है ना, फ्यूचर में जाता तब। तो कौन सा आंसर हुआ, बी, ए वाला हुआ। आई सेंड हर अ बुके ऑफ आर्किड्स, आर्किड मतलब एक तरह का फ्लावर होता है, मैंने उसके आर्किड्स का एक बुके भेजा। फॉर विच शी वाज एब्सोल्युटली डिलाइटेड, ओ, तो डिलाइटेड के बाद प्रीपोजिशन कौन सा लगता है, हमारा यहीं पर सारा काम बन जाएगा। अगर आप किसी बात पर खुश होते हैं या डिलाइटेड होते हैं तो प्लीज या डिलाइटेड, ये लिखा प्लीज या डिलाइटेड, इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है विद फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है। आई एम प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस, आई एम डिलाइटेड विद योर परफॉर्मेंस, विद लगता है, तो फॉर तो लगेगा नहीं, विद दिया हुआ है, ऑफ लगेगा नहीं, ऑन लगेगा नहीं, तो ये विद लगेगा। डिलाइटेड के साथ विद यूज होता है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यू मस्ट स्टे इनसाइड, आपको घर के अंदर रहना है। वेयर इट स्टार्ट्स रेनिंग, जहां पानी बरसने लगे वहां घर के अंदर रखना है, वेन ठीक नहीं लगा। वेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब पानी बरसने लगे तो घर के अंदर रहना। यू मस्ट, घर के अंदर रहो जब पानी बरसने लगे, इसकी कोई मतलब नहीं। बिकॉज इट स्टार्ट्स रेनिंग, क्योंकि पानी बरसने लगा है, घर के अंदर रहो क्योंकि इट स्टार्ट्स, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ये रोज का प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे तो नहीं, बिकॉज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट जरूरी नहीं होता। टिल, जब तक पानी बरसना शुरू हो तब तक अंदर रहो, कि अनटिल नहीं, क्या लगेगा, व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब पानी बरसने लगे तो घर के अंदर रहना, ठीक, ये हुआ। वी मस्ट वेट अंटिल यू सी द लाइट टर्न ग्रीन, लाइट जब तक ग्रीन ना हो जाए तब तक वेट करो, यस। टिल यू सी द लाइट टर्न ग्रीन, जब तक आपको लाइट ग्रीन दिखे तब तक नहीं जाना वेट, टिल यू सी द लाइट ग्रीन, जब तक आपको ग्रीन लाइट दिखे तब तक आपको वेट करना है, नहीं भाई तब तो जाना है। बिकॉज यू सी द लाइट टर्न ग्रीन, ग्रीन देखे तो वेट क्यों करेंगे। अनलेस यू सी द रेड सिग्नल, जब तक आपको रेड सिग्नल ना दिखाई दे तब तक वेट करो। अरे यार, जब तक आपको रेड सिग्नल दिखाई दे तब तक वेट करो, यहां यही वाला पहला वाला सही होगा। जब तक आपको ग्रीन लाइट ना दिखाई दे तब तक वेट करो आप, ठीक है। अब यहां आते हैं, कह रहे हैं कि करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा। Although it was raining, although it was raining, और यहाँ क्या लगा है भाई, देखो कॉमा लगा हुआ है, तो although के साथ कॉमा लगता है। Although it was raining, we had the picnic, फिर भी हम पिकनिक पर गए, ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ although के साथ still लगा दिया, नहीं लगता। although के साथ yet लगता है, still नहीं लगता। अब आप कहोगे यहाँ although के साथ yet दिया है, लेकिन तो ये कॉमा क्यों दिया है। although के साथ yet लगता है, कॉमा तब नहीं लगता। अगर कॉमा लगा दिया तो yet की जरूरत नहीं, yet लगा दिया तो कॉमा की जरूरत नहीं, यहाँ पर दोनों लगा दिया है, yet और कॉमा, इसलिए ये गलत। although it was raining, even then तो लगा ही नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन है पहला वाला जो सही हो सकता है। क्लियर। अब आ जाओ 37 में, when I would arrive, देखिएगा would, I will call you,
यहां वुड और यहां विल, गलत हो गया। पहली बात, व्हेन जब लगेगा तो इसके साथ शैल और विल लगता ही नहीं है, दो और कट के, टेंस का मैटर है। व्हेन टाइम के लिए लगा है तो ये विल शैल नहीं लगेंगे। एक ही बचा जहां व्हेन के साथ बिना विल शैल के सेंटेंस लगा है, वो है डी है। व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू, जब मैं आऊंगा तो आपको कॉल करूंगा। यहाँ फ्यूचर जा रहा है, लेकिन आई विल अराइव, आई के साथ विल नहीं लगाओगे अगर व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। टेंस का एक रूल होता है कि इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद एनी कंजंक्शन ऑफ कंडीशन और एनी कंजंक्शन ऑफ टाइम, लाइक इफ, अनलेस, until, till, when, as soon as, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यू कांट यूज विल और शैल विद दैट, उसके साथ विल शैल नहीं लगा सकते हो। तो व्हेन वाले में विल शैल नहीं लगा सकते, बाद वाले में लगाओगे तो डी वाला होगा। 38 में हु अमंग यू हैज द आंसर, हु अमंग यू हैज द आंसर, आप में से किसके पास आंसर है। तो कई लोग हैं तो अमंग यू करेक्ट है, और हु हैज द आंसर ये भी करेक्ट है, तो हमें पहला तो ठीक लग रहा है। अब अमंग यू हो गया ब्रैकेट में, अब हुम हैज के लिए, हुम हैज द आंसर हो ही नहीं सकता, हुम होगा नहीं। अब यह हु अमिड यू, अमिड नहीं लगा ना, अमिड टाइम के लिए लगता है, पीपल के लिए नहीं लगता। हु अमंग यू हैज द आंसर, तो ये पहला वाला 38 का फर्स्ट वाला आंसर आपका सही होगा। अब यहां आ जाते हैं, नो सूनर देन, जब नो सूनर लगता है तो तुरंत देन नहीं लगता, थोड़ा गैप के बाद लगता है। आपको मैं इसका एक कंसेप्ट दे रहा हूं, ठीक है, देखिएगा, इसी का कंसेप्ट है एज सून एज, एज सून एज के साथ यहां कुछ नहीं लगता, यहां होगा आपका क्लॉज 1, पहला क्लॉज, फिर यहां कॉमा लगेगा और यहां पर दूसरा क्लॉज जुड़ जाता है, क्लॉज 2। जैसे हम कहें कि एज सून एज आई सॉ द, एज सून एज दे सॉ द पुलिस दे रैन अवे, ऐसे हो गया। दूसरा, अगर आप नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो चूंकि नो सूनर निगेटिव है, इसलिए यहां पर इन्वर्जन होने के नाते डिड या हैड लगाना पड़ता है। फिर आपका क्लॉज 1 आएगा, लेकिन नो सूनर के साथ में उसका जो कोरिलेटिव है वो देन होगा और ये क्लॉज 2 होगा। क्यों होगा? सून जो है पॉजिटिव डिग्री है, कुछ नहीं लगा। सूनर कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव के साथ देन जरूर लगता है। और हार्डली और स्कार्सली में आ जाओ, सेम सेंस है हार्डली का और स्कार्सली का, हार्डली और स्कार्सली, इनके साथ भी डिड या हैड लगेगा क्योंकि हार्डली स्कार्सली निगेटिव होते हैं। एंड व्हेन वी स्टार्ट आवर सेंटेंस विद एनी नेगेटिव एक्सप्रेशन लाइक हार्डली एंड स्कार्सली, वी प्लेस द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, रूल ऑफ इन्वर्जन। तो हार्डली स्कार्सली में भी लगा और क्लॉज 1 लगाओगे, लेकिन हार्डली स्कार्सली का जो कोरिलेटिव होता है वो व्हेन होता है, ठीक है ना। तो नो सूनर के साथ देन लगेगा, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगेगा। चलिए आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, ठीक है ना। हार्डली स्कार्सली, यहां आ जाओ, मैंने कहा था नो सूनर के साथ देन लगता है, लेकिन कहां लगेंगे? जब दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करने लगेंगे तो यहां पर लगता था, नो सूनर के तुरंत बाद देन नहीं लगता। यहाँ नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन, ये नो सूनर है, ये हैड रीच्ड ही के पहले आया है, इन्वर्जन हो गया, और ये देन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लगा है तो करेक्ट है। यहाँ भी नो सूनर है, ही है, हैड है, और अभी अभी मैंने कहा इसके साथ देन भी लगा है। तो अभी मैंने क्या कहा था कि इफ वी स्टार्ट आवर सेंटेंस विद एनी नेगेटिव एक्सप्रेशन लाइक नो सूनर वी यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो इन दिस सेंटेंस हैड शुड हैव बीन यूज्ड बिफोर ही के पहले आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। अब ये नो सूनर के साथ में दूसरा क्या लगा दिया? देन लगा दिया। तो नो सूनर के साथ ये देन तो लगता ही नहीं है, देन लगता है ना, गलत हो गया। अब 40 में वही हार्डली, जो मैं कह रहा था ना, हार्डली आके अटक गया। देखो हार्डली हैड, हार्डली के साथ हैड लगा, करेक्ट है। एट द एयरपोर्ट देन, भाई हार्डली के साथ देन नहीं व्हेन लगता है, ठीक है ना। यहाँ स्कार्सली के साथ देन लगा, ये भी गलत है। 2 बचे, हार्डली के साथ व्हेन ये करेक्ट हो सकता है, स्कार्सली के साथ व्हेन ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी कहा था कि अगर हार्डली या स्कार्सली से सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी, और यहाँ पर हैड पहले है
और इस वाले में क्या हो गया, हैड आई के बाद है, तो अगर हैड को हार्डली पहले किया और हैड को आई के पहले नहीं ले आया, आई के बाद रखा, तो आपके हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ए गलत हो गया, केवल बी करेक्ट होगा। ठीक, अब आते हैं एरर वाले पोर्शन पे। द प्रोजेक्ट स्टाफ आर वर्किंग ऑन द वीकेंड एज सो एज मतलब पर्पज होता है नॉट टू डिले द प्रोजेक्ट एनी फर्दर। तो यहाँ जैसे मान लो काम कर रहे हैं, जैसे हम कहें कि आई हैव कम हियर सो एज टू एक्सप्लेन यू द रूल्स, ऐसे सो एज टू, तो पर्पज होता है सो एज के बाद हम टू लगाते हैं, सो एज टू एक्सप्लेन। अगर नेगेटिव पर्पज है तो सो एज नॉट टू डिले, तो वो तो ठीक है अपनी जगह पर। द फर्दर प्रोजेक्ट एनी फर्दर, ये भी ठीक है, फर्दर दोबारा लेट नहीं होना चाहिए। वर्किंग ऑन द वीकेंड, ये भी ठीक है। द प्रोजेक्ट स्टाफ, यहाँ स्टाफ है तो स्टाफ में कई सारे लोग होंगे, प्लूरल आपको लग रहा है, ठीक है। स्टाफ के साथ प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब दोनों लगती है, लेकिन अगर स्टाफ में हम उसको अलग अलग देखते हैं तब उसको प्लूरल, जब एक साथ एकजुट होकर के सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं तब हमको इसे सिंगुलर मानना चाहिए। जैसे जूरी होता है, जूरी के सारे मेंबर की राय एक है तो जूरी सिंगुलर है, अगर जूरी के मेंबर्स की राय अलग अलग होती है तो प्लूरल हो जाता है। कमेटी में यही हाल होती है। ऑडियंस है, ऑडियंस में अगर सबको इकट्ठा देख रहे हो तो वो सिंगुलर है, अगर उसमें लोग अलग अलग मत के हैं तो प्लूरल हो जाता है। स्टाफ सब एक साथ एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, इसलिए इसको सिंगुलर मानेंगे। दूसरा, व्हेन आई सॉ अर्नब, हमने अर्नब को देखा, तो ही सेड, उसने कहा, ही हैड टेकन हिज ड्राइविंग टेस्ट, उसने ड्राइविंग टेस्ट दिया था। यस्टरडे, यस्टरडे कब लगता है, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। आप कह सकते हो सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगनी चाहिए, तो ये जो हैड टेकन है ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, टुक होगा, ठीक है ना। तो व्हेन आई सॉ अर्नब ही सेड ही टुक हिज ड्राइविंग टेस्ट यस्टरडे, या यस्टरडे, हाँ ठीक है यही होगा, टेस्ट ये लगा है तो टुक ही होगा, यस्टरडे चेंज नहीं किया। अब इन्होंने कहा कि ऑफ ऑल द प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स में, इट वाज रमेश, ठीक है, वाज पास्ट में है, हु प्लान हिज टैक्टिक्स, प्लान क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। क्यों, अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो प्लान की वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए थी ना, प्लान्ड होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट में आया, मेनी पीपल इन इंडिया आर, तो आर किसके लिए लगा, पीपल के लिए लगा, करेक्ट है। स्टिल नॉट अवेयर ऑफ इंडियाज इंडिजीनस, नॉट अवेयर, ठीक है, अवेयर के साथ ऑफ लगता है, ये भी करेक्ट है। इंडियाज इंडिजीनस फैब्रिक्स, फैब्रिक्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसके बाद दैट लगेगा, तो ये रिफ्लेक्ट्स कैसे हो सकता है, अगर फैब्रिक्स प्लूरल है तो दैट लगा है किसके लिए, फैब्रिक्स के लिए, तो दैट को हम क्या मानेंगे, फिर प्लूरल मानेंगे, प्लूरल मानेंगे तो रिफ्लेक्ट्स नहीं कर सकते हो, तो अब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्लूरल के साथ। अब तो ये दैट प्लूरल है, जनरली दैट सिंगुलर होता है, बट व्हेन यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन, दैट जो है हु और व्हिच के सेंस में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है, तो जिसके लिए यूज किया है इसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी तो इसमें से एस हटाना पड़ेगा। मीनिंगफुल इकोलॉजिकल, मीनिंगफुल इकोलॉजिकल अफेक्ट्स आर द हैंडलूम सेक्टर। अब देखो यहाँ अफेक्ट लिखा है, तो अफेक्ट क्या होता है बेटा, अफेक्ट होता है बच्चे वर्ब, और इफेक्ट क्या होता है, नाउन, इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ किस चीज की जरूरत है, मीनिंगफुल इकोलॉजिकल अफेक्ट, यहाँ क्या चाहिए हमको, नाउन चाहिए, तो अफेक्ट नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था इफेक्ट चाहिए था, तो बी आपका एरर है, बी में इनकरेक्ट हो गया, बी गलत हो गया। 45 क्वेश्चन हुए, अब आते हैं 46 में। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अलग दांव खेल दिया है, चलिए करते हैं। यह है एक्टिव वॉइस, उसकी पैसिव वॉइस बनानी है। दे लाफ्ड, लाफ्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और एट हिज वार्निंग्स एंड ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड क्या है, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टू ऑल हिज प्रपोजल्स, तो हमें दो बार पैसिव बनानी पड़ेगी, ये पहले हिज वार्निंग्स को लेकर के बनाओगे, तो हिज वार्निंग्स वर लाफ्ड एट, ठीक है, इतना सही है पहला पार्ट। एंड ये हिज प्रपोजल्स, ऑल हिज प्रपोजल्स है, तो यहां लिखा है कि हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू, तो ठीक है,
ये पहला वाला ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रू है, यहाँ भी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो करेक्ट है। पहला वाला तो करेक्ट हो गया। डू नॉट इंसल्ट द वीक, तो यू आर एडवाइज्ड, ये तो ठीक है। टू नॉट, अरे गलत हो गया। जो टू नॉट लिखा हुआ है इसकी जगह पर होना चाहिए यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट। टू नॉट इंसल्ट नहीं होता, नॉट टू इंसल्ट होता, तो ये दूसरा गलत हुआ। मतलब वन सही होगा, पहला सही होगा, दूसरा गलत है, तो ये गलत ही है। इसमें ना इधर वन कह दिया तो ये भी तो नहीं हो पाएगा, केवल पहला सही होगा। अब यहां आ जाओ, रीड द फॉलोइंग पेयर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे ही पूछा है जैसे उसको पूछा था। द पुलिसमैन सेड, ठीक है, टू अस, अच्छा, वेयर आर यू गोइंग, तो द पुलिसमैन आस्क्ड, ये ठीक हो गया, वेयर भी लग गया, ठीक है। वर वी गोइंग नहीं, ये वर यहां नहीं होगा। जब यहां वेयर आर लगा है तो वी वर होना चाहिए, आर जो है वो पहले बाद में चला जाता है ना, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, वेयर वी वर गोइंग। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इफ वी चेंज, व्हेन वी चेंज अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट and it is interrogative, तो helping verb of interrogative sentence indirect, helping verb is placed after subject in indirect, ठीक है ना। indirect में helping verb को subject के बाद में कर देते तो verb होना चाहिए, तो पहला तो गलत हुआ। call the first witness said the judge said them to call the first witness first, ओहो witness first नहीं होगा, call the first witness होना चाहिए था, तो इसका दूसरा भी गलत हुआ। तो इसमें तो दोनों गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। अब 48 में आते हैं, इडियम है, फ्रेज है, उनके सामने उनकी मीनिंग दी है, बताना है कि किस इडियम की मीनिंग सही है किसकी गलत है। तो हैव अ फुट ऑन ग्रेव, हैव अ फुट ऑन ग्रेव, अगर आपके कब्र में पैर है तो इसका मतलब मरने वाले हो, लास्ट स्टेज पे चल रहे हो, टू बी इन द लास्ट स्टेज, ये ट्रू है। गेट योर फीट वेट, गेट योर फीट वेट का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड हो जाना, किसी फील्ड में थोड़े दिन काम करके कुछ अनुभव ले लेना। एस्टेब्लिश योर सेल्फ सिक्योरली, ये नहीं होगा। फॉलो सूट, फॉलो सूट का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, करेक्टली कन्फर्म अनदर एक्शंस, ठीक है ना, तो ये कन्फर्म, ये तो ठीक है, दूसरा वाला ठीक है। तीसरा वाला, तो इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन देखते हैं, पहला तीसरा सही है, ओनली वन नहीं होगा, ओनली थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, ये फर्स्ट एंड थर्ड ठीक होगा। सेकंड वाला तो गलत हो गया था ना, ये नहीं होता। अब यहां आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एक सेंटेंस दिया है उसके लिए एक वर्ड आपको यूज करना है। वो कह तो पूरी इन्होंने एक एक करके पूछ लिया है, मतलब कबाड़ा कर दिया। अरे 4-5 पूछ लेते हैं इसी में से। डिकेड विद यूजुअली अ वेरी बैड एंड डिस्गस्टिंग स्मेल, कोई चीज सड़ रही हो, बहुत बदबू कर रही हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्यूट्रिड कहते हैं, करेक्ट है, पहला करेक्ट। ह्यूमरस इन अ क्लेवर एंड ऑफन आयरनिक वे और ह्यूमरस वे में क्या कहते हैं, उसको राई कहते हैं, ये भी करेक्ट है। इन अ स्टेट ऑफ ट्रेमलस एक्साइटमेंट, ये एप्लीवेटर, ये भी सही है दोनों। तो इसका तो तीनों सही हो गया बच्चे, तो तीनों सही कोई ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड नो, सेकेंड एंड थर्ड नो, फर्स्ट एंड थर्ड नो, ये तीनों गलत है, तो इसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही हो जाएगा। 50, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन, आखिरी क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा कि इस x की जगह पर इनमें से कौन सा होगा और इस y की जगह पर इनमें से कौन सा होगा। आई स्पेंड डैश मनी ऑन क्लॉथ्स इन द होल फैमिली, पूरे परिवार में मैं कपड़ों पर कम पैसे खर्च करता हूं, सबसे कम। जब मेरी कंपैरिजन पूरे परिवार के सभी सदस्यों से हो रही है, मेरा पैसों पर, कपड़ों पर पैसा खर्च करना कंपेयर किया जा रहा है घर के सभी सदस्यों के पैसा खर्च करने पे, तो घर के सबसे खर्च करोगे तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी ना, मैं सबसे कम खर्च करता हूं, द लीस्ट पहले के लिए। दूसरे में द पीपल हु वर्क द हार्डेस्ट, अच्छा, जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत से काम करते हैं वो सबसे कम मिस्टेक करेंगे, तो दोनों सुपरलेटिव रखो, द हार्डेस्ट, द फ्यूएस्ट, तो पहले में द लीस्ट होगा, दूसरे में द फ्यूएस्ट होगा, पहले में द लीस्ट होगा, दूसरे में द फ्यूएस्ट होगा, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये हमारे थे 50 क्वेश्चंस, किसके 50 क्वेश्चंस एनडीए 1 2000
26 के इंग्लिश के। ठीक है, मैंने अपनी ओर से कोशिश की। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल नीडेड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। आप लोगों को कितना अच्छा लगा, कितना समझ में आया, वो कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है कहीं कि हमने जल्दी किया या कुछ और बात है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम वो कमेंट को पढ़ेंगे, उसके हिसाब से फिर आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एक ही सेशन में मैंने आपके 50 क्वेश्चंस पूरे कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2026 से था तो 2025 ऐसे हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। आज 2026 का फर्स्ट किया है, नेक्स्ट में 2025 का सेकंड करेंगे, फिर 25 का फर्स्ट करेंगे, फिर 24 का करेंगे, फिर 23 का करेंगे, फिर 22 का करेंगे। ऐसे नीचे चले जाएंगे, जब तक कर पाएंगे करते रहेंगे, आपके एग्जाम तक एक से एक करते रहेंगे। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।